हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका जंगल की आवाज़ एपिसोड 9 में। ये नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है। इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्यजीव संरक्षण, वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी पर्यावरण नीतियों के करीब लाएंगे। मैं हूँ शिखा पांडे और मैं हूँ तृप्ति पाल। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि निसर्ग चक्रवात के रूप में जलवायु परिवर्तन के कारण मनुष्य किस तरह से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और ये सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि बोत्सवाना में हाथी भी मृत पाए गए हैं। इसका कारण जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। यह कई जंगलों में पौधे के विकास को भी प्रभावित कर रहा है। जब तक आपके जीवित रहने के लिए उचित उपाय नहीं किए जाते तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। इसके दो उदाहरण हैं। एक है कि कैसे हिमालय को एक तरह से कायाकल्प किया जा रहा है और दूसरा यह है कि देहिंग पटकाई को कैसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा भी हम अंत में एक नए अध्ययन के बारे में जानेंगे कि कैसे बायोप्लास्टिक जो कि मछली के शल्कों से बना है वो हमारे पर्यावरण को मदद करेगी। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ कुछ लोग वैज्ञानिक से अधिक राजनेताओं पर भरोसा करते हैं, जहाँ जलवायु परिवर्तन किसी विनाशकारी घटना, हॉक्स, कॉन्स्पिरेसी, लिबरल प्रोपेगेंडा आदि शब्दों से जुड़ी होती है। हम अपने ही पूर्वाग्रह को सही साबित करने में इतने व्यस्त होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कहानी के और भी पक्ष हैं। सरल शब्दों में जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कई दशकों या उससे लंबे समय से होने वाले प्रभाव के कारण तापमान, हवा और वर्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव। इस बदलाव का असर सिर्फ इंसानों और जानवरों पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि पेड़ों पर भी इसका असर नजर आता है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि पृथ्वी में जंगल की रचनाएं बदल रही हैं और इस परिवर्तन का एक मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। पुराने पेड़ गायब हो रहे हैं और तापमान में वृद्धि फोटोसिंथेसिस को सीमित कर रही है। इस वजह से पौधों को पूरा पोषण नहीं मिलता और वो पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। इसके साथ ही वन्यजीवों और कीटों के हमलों की बढ़ती संख्या भी इसे बढ़ावा देती है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड और परिपक्व वन के लिए प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं, लेकिन तो लॉगिंग या जंगल की आग की वजह से परिपक्व जंगल की गिरावट देखते हैं। अब क्योंकि ये छोटे जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की समान मात्रा को धारण करने की क्षमता नहीं रख सकते हैं, जिससे CO2 में कमी हो सकती है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ा देता है। हालांकि वन तापमान के छोटे बदलावों को रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम वैश्विक तापमान में बदलाव को पूरे औद्योगिक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे तक सीमित कर दें, तो हम वनों को एक मौका दे सकते हैं और उन्हें इस बदलाव को रोकने के अनुकूल बना सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी सरकारी और निजी संगठन ने पेड़ लगाने को बढ़ावा दिया है, जिससे हम आने वाली समस्या का सामना कर सकें। पर मोनोकल्चर प्लांटेशन सिस्टम के तहत अधिकांश यूकेलिप्टस जैसे पेड़ लगाए जाते हैं, जो जल्दी से बढ़ते तो हैं, लेकिन इन्हें हर 10-15 साल बाद काटना पड़ता है, जिसके बाद फिर से वायुमंडल में कार्बन का रिसाव होता है। कभी कभी ये गतिविधियां कार्बन टैक्सेस से बचने जैसी झूठी प्रेरणा पर आधारित होती हैं। दूसरी तरफ कई व्यक्तियों और संगठन का मानना है कि सबसे अच्छी बात है भूमि का एक भूखंड खाली छोड़ देना और प्रकृति को ये काम करने देना। ये एक अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। हालांकि अधिकांश निवेशक इस विचार को नहीं मानते, क्योंकि वे अपने निवेश और भविष्य के परिणामों पर विस्तृत जानकारी रखना चाहते हैं। क्योंकि कोई निश्चितता नहीं होती, इसलिए निवेशक आपको इन क्षेत्रों में पेड़ों पर मौजूद आंकड़े या जानकारी नहीं दे पाते। यही कारण है कि निवेशक इससे दूर भागते हैं। ये सब इंगित करता है कि हालांकि पेड़ लगाना मददगार है, लेकिन पेड़ों को परिपक्व होने में कई दशक और सदियां लगती हैं। दूसरा विकल्प जो हमारे पास है वो मौजूदा जंगल का संरक्षण करना है, जो पृथ्वी को कवर करता है। यह अधिक प्रभावी और कम खर्चीला है। मैं केवल जलवायु परिवर्तन के संभावित उपलब्ध समाधान के बारे में बात ना करके सिर्फ एक समस्या को सूचीबद्ध नहीं करना चाहती। तो आइए आपको बताती हूँ कि क्या किया जा सकता है। कांग्रेस के द्वारा चुनी गई सबसे कम उम्र की महिला अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज अमेरिका की ग्रीन न्यू डील का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें सिर्फ 14 पेज हैं। ये एक बिल, एक नीति, एक विधान या प्रस्ताव नहीं है। ये एक कागज के 2 पन्ने हैं जिन्हें कानून में बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये बदलाव की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि यह एक कागज का टुकड़ा है जो इस तथ्य को स्वीकार करता है कि हमने पृथ्वी पर एक जाति के रूप में सब बिगाड़ दिया है।
कई लोग सोचते हैं कि ग्रीन न्यू डील एक अप्रिय सपना है, और सही मायनों में ऐसा है भी। ये मुख्य रूप से दो प्रश्नों पर केंद्रित है। पहला, क्या अमेरिका अपने कामकाज के तरीके को बदल सकता है और अमेरिका को क्या करना चाहिए? दूसरा, लोगों की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिकों के पक्ष के साथ ग्रीन न्यू डील ये कहता है कि शून्य उत्सर्जन आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये संख्या शून्य है, यानी कि सभी कुछ रोकना होगा। जीवाश्म ईंधन उद्योग, कार इंजन, जिस तरह से कपड़े, स्टील, कंक्रीट उद्योग कार्य करते हैं, परिवहन जैसी चीजें, वो जिस तरह से हम बिजली का उत्पादन करते हैं, इन सब पर पुनर्विचार करना होगा और हमें सब करते हुए ये देखना होगा कि लोग प्रभावित ना हों। शून्य उत्सर्जन और शटडाउन गरीबों को अमीरों से अधिक प्रभावित करेगा। कई लोग नौकरी खो सकते हैं, अपने घर, बीमा इत्यादि खो सकते हैं। संक्रमण के दौरान हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि पहले धन असमान रूप से वितरित ना हो और आय की अवधि में अधिक समानता हो। विशेषज्ञों के अनुसार डील द्वारा दी गई 10 साल की समय सीमा संभव नहीं है, जबकि इसमें 30 साल लग सकते हैं। इस बदलाव की लागत लगभग 93 ट्रिलियन आंकी गई है, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी विचार करना चाहिए कि यदि आवश्यक परिवर्तन नहीं किए गए और समाज जिस तरह से काम कर रहा है उसे वैसे ही कार्य करने की अनुमति दी गई, तो इस वजह से अरबों डॉलर और लाखों जीवन खर्च होंगे और हम अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन का कारण बनेंगे, जो सदियों में पूर्ववत नहीं हो सकती। वर्तमान में हम ऊर्जा के उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर विश्वसनीय हैं। हम में से ज्यादा लोग कहते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा आगे बढ़ने का रास्ता है। ये पर्यावरण के अनुकूल है और कम समयग्रस्त है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नवीकरणीय भविष्य नहीं है, चलिए मैं समझाती हूँ। पर्याप्त बिजली उत्पन्न करने के लिए सौर पैनलों या पवन चक्कियों के लिए वन्यजीवों के एक बड़े क्षेत्र को काटना होगा। ऊर्जा का प्रभाव अप्रत्याशित है, तो मूल रूप से तकनीकी प्रगति की कोई भी मात्रा न तो सूर्य को अधिक नियमित रूप से चमका सकती है और न हवा को अधिक मजबूती से उड़ा सकती है। इसलिए जब ऊर्जा को नवीनीकृत करने की बात आती है तो समस्याएं पैदा होती हैं। वे तकनीकी नहीं बल्कि स्वाभाविक हैं। अधिक सुरक्षित विकल्प परमाणु शक्ति है, क्योंकि ये एक अधिक या उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है जितना 1 एकड़ लंबे सौर खेत, और ये यही एकमात्र स्थान हो सकता है जहां वेस्ट की ही जगह निहित है और सीधे वायुमंडल में बाहर नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सौर या पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों में नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें ऊर्जा के उन हिस्सों पर फैसला करना होगा जो हम इन वैकल्पिक स्रोतों से उत्पन्न करना चाहते हैं। भारत एक विकासशील देश है और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अगर हम अपने कार्य को बदलना चाहें तो भी हम एक फायदे में हैं, क्योंकि हमारे पास अनुसरण करने के लिए एक सेट डिजाइन नहीं है और अब भी हम प्रयोग कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि हमें क्या सूट करता है और हम क्या ले सकते हैं। ये विकासशील चरण हमें एक अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल देश में बदल सकता है, यदि हम अपनी प्राथमिकताओं को सही निर्धारित करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें टिकाऊ जीवन जीने की कोशिश में पीछे नहीं रहना चाहिए, परंतु वृक्ष लगाकर प्रदूषित करने का नया बहाना भी नहीं बनाना चाहिए। हम पहले से ही सांस की समस्याओं और प्रदूषण के कारण अन्य विकारों के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं। हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात में वृद्धि भी देखते हैं। इसका एक उदाहरण निसार चक्रवात है, जहां पहली बार एक चक्रवात मुंबई के करीब पहुंचा और इसके स्थल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। शायद एक स्थायी दुनिया बनाना अभी भी एक स्वप्न दोष है और इससे अधिक खर्च हो सकता है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जीवन पर कोई मूल्य नहीं डाला जा सकता। अब जानते हैं गुजरात और महाराष्ट्र के निसर्ग चक्रवात के प्रभाव के बारे में। जैसा कि भारत अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही गुजरात पूरे भारत में अपनी तट रेखा के लिए जाना जाता है। गुजरात को एक उपहार के रूप में कुल 1600 किलोमीटर की तट रेखा मिली है, जिसमें जलीय कोरल और अन्य बड़े समुद्री जीव, विशेष रूप से समुद्री कछुए, व्हेल शार्क और डॉल्फिन शामिल है। यहाँ सब कुछ बौद्धिक से अधिक भावनात्मक है और यही कारण है कि वन्य जीव हमेशा लोकगीत के साथ बुना हुआ है, जिसमें गीर के जंगल भी शामिल है, जो एशियाई शेरों को सुरक्षित रखने में दुनिया में प्रसिद्ध है। यह सब बताता है कि वन्यजीव संरक्षण एक अलग तरीके से हो रहा है। यह पूरी बात गुजरात के तट के बारे में पहली बात थी। अब एक प्राकृतिक आपदा के बारे में बात करते हैं। यह स्वाभाविक है कि गुजरात में इतनी बड़ी तटरेखा है, लेकिन भूमध्य सागर में बनाए गए चक्रवात अवसाद के कारण गुजरात का तट चक्रवात से पीड़ित है।
आइए इस बार प्राकृतिक तूफानों के बारे में बात करते हैं। 31 मई को अरब सागर के मध्य भाग में कम दबाव ने 1 जून की सुबह सुबह, जब यह गोवा के लगभग 340 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी से पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में एक प्राकृतिक तूफान का कारण बना दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक तूफान की तीव्रता बहुत अधिक थी। भावनगर जिले के तटीय क्षेत्र के साथ साथ बंदरगाह पर तटीय क्षेत्र को सिग्नल नंबर 1 के तहत रखा गया था, ताकि अरब सागर में सभी तूफान इस क्षेत्र को टकराए। 1 जून को भावनगर जिले में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा हुई। 50 से अधिक स्थानों में भारी गिरावट पाया गया। उस समय भावनगर के किनारे पर इतने बड़ी गति नहीं देखी गई थी, लेकिन सावधानी के रूप में भावनगर आपदा सेल, आपदा मित्रा, एनडीआरएफ, वन विभाग और साथ ही स्थानीय निकाय तटीय क्षेत्र में हाई अलर्ट की चेतावनी पर थे। टीम को तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थानांतरण की व्यवस्था करने के लिए काम सौंपा गया था। मछुआरों को 7 जून तक समुद्रों में जाने से मना था। साथ ही गोगा, हट्टा, अवान्य जैसे क्षेत्रों जो बंदरगाह के नजदीक है, वह गहरी जांच की गई और लोगों को चेतावनी दी गई। टीमों को लगातार 4 दिनों के लिए दिन और रात तैनात किया गया था। 6 जून तक टीमों के सक्रिय होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। पूरी तबाही ने चमगादड़ों, नीलगायों, सिवेट बिल्लियां और कई अन्य पक्षी सहित कई वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्र में विनाश की दर की तुलना गुजरात से अनेक कम थी। अंत में 6 जून को लोगों ने पोर्ट पर सिग्नल नंबर 3 रखा और सूचित किया कि पूरा क्षेत्र सुरक्षित है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के क्षेत्र तूफान से प्रभावित हुए। मुख्य रूप से पेड़ों को गिरना और वन्यजीव बचाव अभियान स्थानीय वन्यजीव संरक्षण संगठनों द्वारा किए गए। बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओकावांगो डेल्टा में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। गुरुवार को वन्यजीव विभाग के प्रमुख ने कहा कि हाथियों के दांत क्योंकि बरकरार थे तो अवैध शिकार की गुंजाइश नहीं रखी जा सकती। दक्षिणी अफ्रीकी देश में दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 1,30,000 है। अवैध शिकार को मौत के कारण के रूप में खारिज किया गया है, क्योंकि शवों को जैसे का तैसा पाया गया है। पर्यावरण मंत्रालय, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और पर्यटन मंत्रालय ने एक बयान में कहा, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में 3 प्रयोगशालाओं ने नमूने हाथियों के मौत की पहचान के लिए इकट्ठे कर लिए हैं। एक संरक्षण संगठन एलिफेंट्स विदाउट बॉर्डर (EWB) ने बताया कि इसके अपने हवाई सर्वेक्षणों में सभी उम्र के हाथी मरते हुए पाए गए हैं। समूह ने 25 मई को 69 मृत हाथी और 14 जून को 88 मृत हाथियों की गिनती की। EWB के निदेशक माइक चेस ने कहा, कई जीवित हाथियों को हमने देखा कि वे कमजोर, सुस्त और क्षीण दिखाई दिए। कुछ हाथी भटके हुए दिखाई दिए, चलने में कठिनाई लगी, आंशिक पक्षाघात या लंगड़ेपन के लक्षण भी दिखाई दिए। एक हाथी को केवल गोल घूमते हुए पाया गया था। अन्य झुंड सदस्यों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर भी वो दिशा बदलने में असमर्थ रहा। श्री चेस ने कहा कि अगर बीमारी या जहर से मौतें हुई हैं तो इसके लिए तत्काल कार्रवाई स्थापित करने की जरूरत है। अवैध शिकार के कारण अफ्रीका की कुल हाथी आबादी घट रही है, लेकिन बोत्सवाना, जो महाद्वीप में लगभग 1/3 हाथियों का घर है, उसने 1990 के दशक के अंत में 80,000 से 1,30,000 तक अपने हाथी की आबादी को बढ़ते देखा है। कुछ किसानों द्वारा जानवरों को उपद्रव के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे फसलों को नष्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने हाथियों को मार दिया और कुछ कह रहे हैं कि जानवरों की बीमारी के कारण है। फिर भी वर्तमान में उपलब्ध जानकारी अनिर्णायक है। बोत्सवाना सरकार ने एक बयान जारी कर बताया है कि जांच की जा रही है और प्रयोगशालाओं की पहचान मृत हाथियों के शव के लिए नमूनों को संशोधित करने के लिए की गई है। आगे के अटकलों से बचने और अपने अंतिम शेष गण में अधिक हाथियों की मौत को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है कि जांच में तेजी लाई जाए और ताकि मौत का कारण निर्धारित किया जा सके और उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। अब जानते हैं देहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है। हम में से अधिकांश ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में खबरें सुनी ही होगी, जो अब राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है, जो अपने आप पर ही बहुत अच्छी खबर है। लेकिन चलो प्रतीक्षा करते हैं कि जब तक कि आप वास्तव में इस तरह के मतभेदों को समझते हैं कि यह एकमात्र निर्णय
देहिंग पटकाई के पूरे पारिस्थितिक तंत्र पे बना सकता है। इस निर्णय से हल किए जा सकने वाले प्रमुख प्रकार के मुद्दों को जानने के लिए हमें पहली बार वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य वन्यजीव को बचाने के लिए वहाँ मामूली अंतर है जो एक लंबा सफर तय करते हैं। सबसे पहले एक वन्यजीव अभयारण्य में विशेष क्षेत्र के केवल वन्यजीवों की रक्षा करना मुख्य लक्ष्य है, जहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान न केवल वन्यजीवों की रक्षा करेगा बल्कि विरासत और स्थलाकृति के साथ नामित क्षेत्र के पूर्ण वनस्पतियां और जीवों की रक्षा करेगा। एक वन्यजीव अभयारण्य में इल्लीगल सम्मेलनों के लिए निर्धारित सीमाएं हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों ने सीमाओं को परिभाषित किया है जिससे उनके अंदर कोई गैरकानूनी गतिविधियां संचालित नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं अवैध गतिविधियों के बारे में कि किसी भी प्रकार के मानवीय गतिविधियों के जैसे कि कृषि, पशुओं को चराना आदि, ये सब अनुमत किया गया है वन्यजीव अभयारण्य में और राष्ट्रीय उद्यानों में, लेकिन इन्हें इल्लीगल माना जाता है जो वनस्पति और जीवों को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जबकि यह वन्यजीव अभयारण्य में जाने के लिए कोई परमिट की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रमुख अंतर है जो देहिंग पटकाई के लिए सकारात्मक परिणाम है। यह काफी स्पष्ट है कि आप सभी उत्सुक होंगे कि क्षेत्र के खनन गतिविधियों में कोई बदलाव होगा या नहीं। 2004 में देहिंग पटकाई को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, लेकिन इसे 1995 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का प्रयास किया गया था। राज्य पर्यावरण और वन मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य ने कहा कि वे अपग्रेड पर विचार कर रहे हैं, पर देहिंग पटकाई अब असम की प्रॉपर्टी है तो इसके लिए असम को ही उसकी सुरक्षा करनी होगी और एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसका महत्व बढ़ेगा और नए नियम इस क्षेत्र में बढ़ाए जाएंगे। जबकि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य में ऊपरी देहिंग, जयपुर और डिरेक रिजर्व फॉरेस्ट के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान में कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। अभी हम केवल वर्तमान वन्यजीव अभयारण्य को ध्यान में रख रहे हैं, हम बाद में विस्तार पर इस पर विचार करेंगे, ऐसे शुक्लाबैद्य ने कहा। एक वन अधिकारी ने कहा कि अभयारण्य की सीमाओं को विस्तारित करना आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऐसे कई एजेंसियां इस क्षेत्र में हैं। उनको निपटाना होगा और सामुदायिक विचारों पर विचार किया जाना चाहिए। अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि खनन गतिविधियों का अंत इस बात पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रीय उद्यान के लिए सीमा को परिभाषित किया गया है और यदि यह पट्टे के क्षेत्र में शामिल है या नहीं। लेकिन सकारात्मक खबर यह है कि एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में देहिंग पटकाई को शामिल करने से दूसरे राज्यों से असम राज्य 6वें स्थान पर है और यह देख दूसरे राज्यों को वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा करने की जो इच्छा है वो और भी बढ़ जाती है। स्प्रिंग्स भूजल एक्वीफायर का एक प्राकृतिक निर्वहन है और जलमंडल का एक भाग है। पूरे भारत में लगभग 5 मिलियन वसंत हैं, जिनमें से लगभग 3 मिलियन अकेले हिमालय क्षेत्र में हैं। इसलिए हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में स्प्रिंग्स का महत्वपूर्ण प्रभाव है। हिमालयन क्षेत्र में ग्रामीण घरों के लिए पर्वतीय झरने पानी का प्राथमिक स्रोत है। कई लोगों के लिए स्प्रिंग्स पानी का एकमात्र स्रोत है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में पीने के पानी की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा वसंत आधारित है, जबकि मेघालय में राज्य के सभी गांव पीने, सिंचाई और पशुधन के लिए स्प्रिंग्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा गंगा जैसी हिमालय नदी के पानी का 90% इन स्प्रिंग्स की धाराओं द्वारा योगदान दिया जाता है। ऐसे ही स्प्रिंग्स का प्रभाव सभी हिमालय बारहमासी नदियों के प्रभाव से जुड़ा है। दुर्भाग्यवश इन स्प्रिंग्स को उनका उचित ध्यान नहीं मिल पाया, जिस वजह से पानी की बढ़ती मांग, पर्वतीय क्षेत्रों के पारिस्थितिकी क्षरण और स्प्रिंग्स के सूखने, स्थायी भूमि उपयोग के कारण समय के साथ इनकी स्थिति खराब हो गई। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दशकों के दौरान हिमालय क्षेत्र में लगभग 60% झरनों में गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ के लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। 2014 में जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत हिमालयन इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए
राष्ट्रीय मिशन ने हिमालय स्प्रिंग्स के कायाकल्प और उच्च ऊंचाई वाली झीलों के संरक्षण के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम का सुझाव दिया था। 4 साल बाद नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी इस क्षेत्र में स्प्रिंग्स के पुनरुद्धार के लिए रोड मैप तैयार किया, जो हिमालय क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय वसंत जल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखती थी। 2 अप्रैल 2020 को NMHS समर्थित परियोजना के तहत IUCN ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के सभी 3 हिमालय राज्यों में अपने परियोजना गांवों में स्प्रिंग्स को पुनर्जीवित करने की पहल की। अपनाई गई कार्य प्रणाली में आविष्कारक वसंत, उपचार योजना तैयार करना, कार्य लागू करवाना और क्षमता निर्माण शामिल है। इन्वेंट्री में सूखे स्प्रिंग्स की सूची और आवश्यक मापदंडों के साथ चल रहे स्प्रिंग्स शामिल थे। विकसित की गई उपचार योजना भूजल विज्ञान मानचित्रण, रिचार्ज जोन की पहचान, रिचार्ज स्ट्रक्चर और परियोजना में शामिल गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का आकलन पर आधारित है। सामुदायिक स्तर पर लोगों को अपने स्प्रिंग्स के संरक्षण के तरीके व स्प्रिंग प्रबंधन की जिम्मेदारी समझाने के लिए जल उपयोगकर्ता समितियों का गठन भी किया जाता रहा। इन सब कारणों से स्प्रिंग्स को रिचार्ज करने के परिणामी प्रयास गति पकड़ रहे हैं। वसंत की पहल में सभी संबंधितों की उत्साही भागीदारी और प्रतिबद्धता देखी गई। इसके अलावा ये क्षमता निर्माण कार्यक्रम वनों के संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देती है, जो सीधे जल प्रबंधन में योगदान कर सकते हैं और जलवायु प्रभावों के खिलाफ लोगों की आलोचक नीयत को कम कर सकते हैं। अंत में हम जानेंगे मछली के शेल से बना बायोप्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक एक ऐसा उत्पाद है जो आधुनिक जीवन में अपने स्थायित्व और सामर्थ्य के लिए अत्यधिक उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर प्लास्टिक गैर नवीकरणीय प्रकृति के कारण पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ है, जिससे इसे डिकम्पोज करना मुश्किल है। ब्रिटेन के इस छात्र ल्यूसी ह्यूज ने एक बायोप्लास्टिक बनाया है जो सिंथेटिक प्लास्टिक के विपरीत सिर्फ 6 हफ्तों में डिकम्पोज हो जाता है, जबकि अन्य प्लास्टिक जो 450 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, यह प्लास्टिक मछली के शल्क और काई से बनता है। दरअसल मछली के शल्क में चिटिन और काइटोसिन होते हैं जो प्लास्टिक बनाने की क्षमता रखते हैं। इस बायोप्लास्टिक को मरीना टैक्स का नाम दिया गया है। इसके अलावा यह बायोप्लास्टिक अच्छी तरह से डिकम्पोज होता है और मिट्टी को और उपजाऊ बनाने में सहायता करता है और इससे फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अटलांटिक कॉर्ड से निकलने वाला कचरा 1400 बैग का उत्पादन कर सकता है। ससेक्स यूनिवर्सिटी में 23 वर्षीय ल्यूसी ह्यूज द्वारा उत्पाद डिजाइन का अध्ययन कर रहा था। ये यूनिवर्सिटी जब उसने इस परियोजना को शुरू किया तो मछली पकड़ने के उपयोग में एक तरह से कचरे का सामना करना पड़ा, जो हर साल 50 मिलियन टन मत्स्य बाय प्रोडक्ट्स का उत्पादन करता है। लूसी ने मछली के शल्क के साथ काई और क्रस्टेशियन का इस्तेमाल किया है और 100 से अधिक एक्सपेरिमेंट्स के प्रयास के बाद वह जीतने के फॉर्मूला पर हिट हुई और अंतर्राष्ट्रीय जेम्स डायसन अवार्ड 2019 जीता। अंतर्राष्ट्रीय जेम्स डायसन अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार है जो अगली पीढ़ी के डिजाइन इंजीनियरों को प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। इस बायोप्लास्टिक को खाद के तौर पर घर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर हर साल 300 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जानवरों को नुकसान पहुंचाता है और हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। मरीना टैक्स नामक बायोप्लास्टिक का यह नया आविष्कार दुनिया के अधिकांश सिंगल यूज प्लास्टिक का स्थान ले सकता है। तो क्रम ऐसे ही चलता है। निसर्ग चक्रवात के रूप में जलवायु परिवर्तन के कारण मनुष्य किस तरह से समस्या का सामना कर रहे हैं, और ये सिर्फ मनुष्य नहीं है। बहुत सारे हाथी बोत्सवाना में मृत पाए गए, जिसका एक कारण जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। ये कई जंगलों में पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित कर रहा है। जब तक आपके जीवित रहने के लिए उचित उपाय नहीं किए जाते हैं, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसे ही उचित उपाय के कुछ उदाहरण है हिमालय क्षेत्र के स्प्रिंग्स का कायाकल्प होना, देहिंग पटकाई को एक नेशनल पार्क घोषित करना और मछली के स्केल से बायोप्लास्टिक बनाने जैसे कई नए अध्ययन। ये सब एक बेहतर परिवर्तन के उपाय हैं। आप सभी ने जंगल की आवाज को मेरे यानी शिखा और तृप्ति के साथ सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारे आगे आने वाले एपिसोड मिस न कर सके।
और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते नए विषयों पर कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।